Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study with Student. Study with sorry, Study with Student. तो हमने पार्ट 5 तक कवर कर लिया और लगभग एंजाइम हमने देख लिया था कैसे क्या होते हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एंजाइम्स कितने तक काम करते हैं, मेड अप ऑफ किसके होते हैं, या इससे पहले हमने देख लिया भाई किन किन जो बायोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन के अंदर जो यूनिट्स लगी हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी हैं, उनके भीतर उनके अंदर किस किस प्रकार के बॉन्ड बने हुए हैं, ये सब हमने पार्ट 5 के अंदर कवर कर लिया था। और जिसने नहीं देखा है, जिसको पढ़ना है, वो पार्ट 5 को एक बार पार्ट 5 4 3 2 1 इनको जाकर देख सकता है, ये 1 2 3 4 5 इस सीरीज में देख सकता है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस की ओर। एक जो हमारा अगला पॉइंट है वो है केमिकल रिएक्शन। तो आपको केमिकल रिएक्शन तो पता ही है कि ऐसी रिएक्शन होती हैं यानी कि जो एक फॉर्म से अंदर फॉर्म में चली जाए। फॉर्म का मतलब ये नहीं कि सॉलिड टू लिक्विड हो जाए, अपितु उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, एटम्स के बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बने, यानी कि पुराने बॉन्ड टूटने और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, उनको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आप। हाउ डू यू अंडरस्टैंड एंजाइम? दीज एंजाइम दस फर्स्ट अंडरस्टैंड ए केमिकल रिएक्शन। तो पहले हमने केमिकल रिएक्शन देखी। केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंज। ए फिजिकल चेंज सिंपली रेफर टू द चेंज इन द शेप विदाउट द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। हाँ, हमने भाई देख लिया था, बिना बॉन्ड तोड़े अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। लाइक पानी आप फ्रिज में रख दो सॉलिड, आप बाहर निकालो लिक्विड, आप हीट करो वेपर, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया। बट इनके मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। H2O फ्रिज के अंदर भी H2O था, वो लिक्विड में आया तो भी H2O था, और वो वेपर की फॉर्म में गया तब भी वो H2O ही था। उनके भीतर का बॉन्ड नहीं बदला। दिस फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल है। अनदर फिजिकल प्रोसेस चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, मैंने बताया व्हेन आइस मेल्ट इनटू द वाटर, व्हेन वाटर बिकम द वेपर, दिस ऑल्सो द फिजिकल प्रोसेस। हाउएवर व्हेन द बॉन्ड आर ब्रोकन, जैसे जब बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, आर ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग दिस विल बी द कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। भाई एक इन्होंने केमिकल रिएक्शन करके दिखाई है। जो BaOH ट्वाइस है, इसको अंदर हमने H2SO4 यानी कि जो एसिड है, तो एक बेस को एक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो एक BaSO4 एक साल्ट मिली और एक पानी का मॉलिक्यूल मिला। सॉरी, बेसिकली यहाँ पे दो बैलेंस करने के लिए पानी के मॉलिक्यूल दो मिले। ये है एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू द ग्लूकोज इन ऑर्गेनिक केमिकल। हाँ, जैसे कि भाई आपने स्टार्च ली, स्टार्च को आपने घोल दिया, तो घोलने पे क्या हुआ, उनके जो ग्लूकोज के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने हुए थे वो टूट गए, और टूटने के बाद एक एक अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए तो नए पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने, यानी कि ओ के बीच में से बॉन्ड टूटा और OH के साथ H आगे जुड़ गया, तो वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई। और तब वो जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई तो वो पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बने, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक केमिकल रिएक्शन कैरी आउट हुई। द रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर। देखिए, ये मान लीजिए ए कोई प्रोडक्ट है, ये मान लीजिए कोई बी, सॉरी ए जो हमारे रिएक्टेंट है और बी जो प्रोडक्ट है। अब ए से बी के कन्वर्ट होने का जो टाइम है वो कितना है। भाई मान लीजिए कि ये 100% है, तो मैं 10 मिनट बाद देखता हूँ तो ये 0 था। अब मैंने 10 मिनट बाद देखा तो ये 80 था और ये 20 था। तो मैं क्या कहूँगा, भाई 10 मिनट में 20 यूनिट चेंज हुई हैं, 100 से 20 यूनिट चेंज हुई हैं। तो यानी कि प्रोडक्ट अपॉन टाइम, यानी कि कितना हुआ, 20 अपॉन टाइम। भाई मैंने जैसे मिनट के अंदर लिया है 10, तो 2 का रेट आ गया, 2 मॉलिक्यूल पर मिनट, यानी कि 2 मॉलिक्यूल पर मिनट की फॉर्मेशन हो रही। तो इसको हम रेट डिनोट करते हैं, और यही रेट एंजाइम्स के अंदर भी होता है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और भाई मैं हाईली सिंपल करके और एक एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, तो आप भी भाई वीडियो को लाइक कर दिए जी। आप लाइक करेंगे तो थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा महसूस होगा। तो रेट कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एज वेलोसिटी। बिल्कुल, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, देखो आप दो चीज़, स्पीड एंड वेलोसिटी। यदि एक सिंगल कोई गाड़ी है और वो जा रही है एक ही डायरेक्शन के अंदर, ये नॉर्थ या साउथ, तो एक डायरेक्शन के अंदर जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, भाई वेलोसिटी। तो वो एक वेलोसिटी के रूप में चल रही है। एक वेलोसिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होती है। तो हर केमिकल रिएक्शन के पास एक डायरेक्ट होती है, क्या तो वो प्रोडक्ट में बदलेगी,
भाई ए से बी बनेगी तो एक वेलोसिटी डिसाइड हुई। इफ़ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, यानी कि जब डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो, यानी कि वो प्रोडक्ट बनने लग रही है। द रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर। जैसे कि भाई अब टेम्परेचर बढ़ा दिए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है और वो इनऑर्गेनिक है और उसके अंदर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो उसका रेट जल्दी हो जाएगा। मान लीजिए 2 यूनिट 1 मिनट में बन रही थी, तो क्या पता अब 10 यूनिट 1 मिनट में बनने लग जाए, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर मैं टेम्परेचर कम कर लूँ तो अब शायद 1 यूनिट 1 मिनट में बनी। तो ये सब कुछ होता है। ए जनरल रूल थम दैट रेट डबल, हाँ अब ये है ना, आप इसको याद कर लीजिए। अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है पर इसके अंदर ज़रूर आएगा। एक आधी लाइन यहाँ लिखी हुई और आधी लाइन अगले पेज पे, मैं तो आपको यहीं बता देता हूँ लिख कर, और उसको रेड से लिख लेते हैं। यदि आप 10 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जो भी आप लें, तो मतलब यूनिट तो सेम रहती है, सेल्सियस हो या फ़ारेनहाइट हो। अगर 10 डिग्री आप, भाई मान लीजिए आपका एंजाइम 40 पे काम कर रहा था, ये थंब रूल है दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ। क्या तो रेट क्या हो जाएगा डबल, यानी कि 2x या 1/2। कब? जब आप हर 10 डिग्री का चेंज करोगे तब। यदि आपने 10 डिग्री बढ़ाया टेम्परेचर तो शायद आपका रेट डबल हो जाए रिएक्शंस का, और आपने 40 से 30 कर दिया, 40 से 50 किया डबल हो गया, या 40 से 30 किया हाफ हो गया। तो ये रेट कैसे होता है? तो इसको डबल हो सकता है या हाफ हो सकता है एवरी 10 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। और अब आप ये पूछोगे कि भाई ये कैसे पता चले कि रेट बढ़ाने से कम होगा या घटाने से कम होगा, तो वो अगली लाइन पे लिखा हुआ है, आप ये देखिए। फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर द डायरेक्शन, या तो इस तरफ या इस तरफ, कितना का चेंज होगा, हाफ का या 2x का। क्या तो चीज़ बननी आधी हो जाएगी या चीज़ दोगुनी हो जाएगी। आप इसको दोबारा एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ए जनरल थंब रूल इज दैट रेट डबल और डिक्रीज बाय हाफ, डबल दोगुना, ये डिक्रीज बाय हाफ यानी कि 1/2 फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन। 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ, क्या तो वो 10 डिग्री बढ़ जाएगा या 10 डिग्री कम हो जाएगा। यदि टेम्परेचर घटाओगे तो कम हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जनरल थंब रूल है, ये किसी एंजाइम के लिए नहीं, आप ये तो कोई केमिकल रिएक्शंस चलते हैं उनके लिए हैं, पर आप ये याद ज़रूर रखिएगा, ये आपसे वाक्य में पूछेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। कैटलाइज्ड रिएक्शन आर प्रोसीड एट वेरी फास्ट हायर रेट देन अनकैटलाइज्ड। हाँ ये तो हमने बताया, ये हमने कल भी पढ़ लिया भाई, कैटलिस्ट जो होते हैं वो उसको रेट को बढ़ा देते हैं, और जो नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन है वो थोड़ी स्लो चलती हैं। वन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन आर ऑब्जर्व्ड द रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अब ये मैं इसका एग्जांपल देगा कि भाई अगर कार्बोनिक अनहाइड्रेज हमारे पास ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर घुलेगी तो 1 घंटे में 100 मॉलिक्यूल घुलेगा। और यदि आपके पास एंजाइम है तो वो मिलियंस ऑफ टाइम, मिलियंस बता रहा हूँ, मिलियंस ऑफ टाइम उस रिएक्शन को फास्ट कर देगा। भाई मान लीजिए आपका 1 घंटे के अंदर 100 मॉलिक्यूल बने थे, तो अब 1 सेकंड में 1 लाख मॉलिक्यूल बना देगा वो। 1 सेकंड के अंदर 1 लाख या 10 लाख भी बना सकता है। वो एंजाइम की एफिशिएंसी इतनी, आप ये देखिए, इनक्रेडिबल, अतुल्य। एंजाइम इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, इतने ज़्यादा। यदि कोई रिएक्शन, मान लीजिए कोई गाड़ी आपकी वो मैक्सिमम 10 की स्पीड पे चलती है, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा कैटलिस्ट डाल दिया, अब वो गाड़ी 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे चलने लग गई, इतना फास्ट। आपने छोटा चेंज किया और चेंज करते एक गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ेगी जितनी आप सोच भी नहीं सकते थे कभी। 100 की स्पीड से चलने वाली चीज़ 10 लाख किलोमीटर प्रति घंटे चलने लगी, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही थी। तो इनक्रेडिबल, अतुल्य है। अभी आगे इसी को ये वो बताएगा। इन दी एब्सेंस ऑफ एंजाइम दिस रिएक्शन विल वेरी स्लो अबाउट 200 मॉलिक्यूल एज टू बी। मैंने जैसे बताया भाई 1 घंटे के अंदर मैं 100 बता रहा हूँ, यहाँ 200, तो आप इसकी ज़्यादा मानिएगा, वो तो मैंने एग्जाम्पल लिया है और यहाँ जो है वो फिक्स डाटा लिखा है। तो इस डाटा को याद रखिएगा, 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बन रही हैं अगर हमारे पास कैटलिस्ट नहीं है। बाय यूजिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, एक ये चीज़ याद रखिएगा, ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। हमें जिन पॉइंटों पर ध्यान रखना मैं वहाँ ज़रूर बताऊँगा। कॉल्ड कार्बोनिक अनहाइड्रेज द रिएक्शन स्पीड डायरेक्टली विद अबाउट 6
अब देखिए कितने हैं, ये 1000 नहीं है, 2000 नहीं है, 10,000 नहीं, 90,000 नहीं, अपितु 6 लाख, 6 लाख मोलिक्यूल बीइंग आर फॉर्म्ड एवरी सेकंड। आप ये देखिए, एवरी सेकंड 6 लाख मोलिक्यूल, 200 मोलिक्यूल 1 घंटा, ये 6 लाख मोलिक्यूल 1 सेकंड के। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी एंजाइम की पावर है। द एंजाइम एक्सेलरेट द रिएक्शन रेट बाई 10 मिलियंस टाइम, 10 मिलियन गुना इसने रेट बढ़ा दिया। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल, और इनक्रेडिबल अतुल्य। देर आर द 1000 टाइप ऑफ एंजाइम, ईच कैटलाइज बाई यूनिक केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक, मैंने कल भी बताया था, हर एक का अलग अलग होता है। मल्टी स्टेप रिएक्शंस व्हेन ईच स्टेप इज कैटलाइज बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स आर डिफरेंट एंजाइम इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। हाँ भाई, ये भी कल हो चुका भाई। ग्लूकोज को पायरुविक एसिड बदलने के लिए 10 प्रकार के एंजाइम चाहिए, क्योंकि वो 10 स्टेप में होता है, तो हर स्टेप के लिए क्या एंजाइम फिक्स किया गया है। अब ये देखिए कि एक एंजाइम एक ही रिएक्शन कैरी आउट करता है, ऐसे नहीं कि एक एंजाइम ए से बी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसके अंदर ए एंजाइम, ए से बी के अंदर प्रोडक्ट बनने वाले के अंदर एक्स एंजाइम है। तो ये नहीं कि भाई ए से आपको डी बनाना है तो भी एक्स एंजाइम आएगा, नहीं। वो कोई जेड वाई एक्स, नहीं सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, जेड वाई डब्ल्यू कुछ भी हो सकता है, बट एक्स नहीं होगा। इट्स एक्चुअली लाइक मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम, 10 डिफरेंट एंजाइम है, क्योंकि 10 उसके पास हो। वैन यू स्टडी द रेस्पिरेशन, वो हम पढ़ेंगे तब बताएंगे इसके जरिए। एट दिस स्टेज यू शुड नो दिस एवरी मेटाबॉलिक पाथवे इन 1 or 2 एडिशन रिएक्शन गिव राइज टू ए वेराइटी ऑफ एंड प्रोडक्ट। ये भी इसके अंदर कि भाई एक पाथवे के अंदर एक से या 2 से ज़्यादा रिएक्शन से कैरी आउट हो सकती है, और उसके मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट भी अलग अलग हो सकते हैं। इन अवर स्केलेटन मसल एनारोबिक कंडीशन आई तो लैक्टिक एसिड बन गया, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ एरोबिक कंडीशन आई तो पायरुविक एसिड बन गया, यीस्ट के अंदर एनारोबिक या लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आई तो फर्मेंटेशन हुई और अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। यानी कि हमारे पास क्या था, ग्लूकोज, ग्लूकोज से 3 बना दिए हमने, एक तो पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ O2, एक लैक्टिक एसिड इन अब्सेंस ऑफ O2, एक हमारे पास अल्कोहल इन लेस ऑफ O2। तो अभी देखिए हमारे पास था ग्लूकोज प्रोडक्ट 3, और तीनों के लिए 3 अलग अलग एंजाइम लगे हैं। हैंस द डिफरेंस कंडीशन रेफर द प्रोडक्ट एज पॉसिबल, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग हमारे पास बने। अब हम चलते हैं प्रॉपर। तो हाउ डू एंजाइम बाइंड अबाउट सच हाई रेट। देखो अब ये कहेगा कि भाई सोचने की बात है भाई कि जो एंजाइम है हमारे यहाँ, उसने इतना हाई रेट कैसे कर दिया किसी केमिकल रिएक्शन का। भाई ऑब्वियस सी बात है, हमें सोचना समझना तो पड़ेगा कि भाई कहीं 200 मोलिक्यूल घंटे में बन रहे और कोई 6 लाख मोलिक्यूल बनाएंगे 1 सेकंड के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो समझना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी द एंजाइम लिटिल मोर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द आइडिया ऑफ एक्टिव। हाँ, हमने एक्टिव साइट देख ली थी, एक पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर है, जब बैकबोन फोल्डिंग होती है प्रोटीन की तो वहाँ पे एक साइट बन जाती है जिसको हम एक्टिव साइट बोल देते हैं। बहुत साइट बनती है पर जिसके अंदर सबस्ट्रेट फिट होकर प्रोडक्ट में चेंज होगा तो उसको एक्टिव साइट बोल देंगे। दिस केमिकल मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर टू द रिएक्शंस दिस कन्वर्टेड एज ए प्रोडक्ट कॉल्ड द सबस्ट्रेट, हैंस एंजाइम एंड प्रोटीन आर द 3 डायमेंशन। हाँ भाई 3D है, और इसको लिए हम भाई क्या कहते हैं 3 डायरेक्शंस हैं। पी सिंबल रिप्रेजेंट, ये भाई ये देखो पी प्रोडक्ट है, एस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनके ऊपर इतना फोकस ना भी करें तो भी चलेगा। अब हम चलते हैं अगले। इट इज़ नाउ अंडरस्टूड दैट द एस हैज़ टू बाइंड द एंजाइम एट एक्टिव साइट। एस कोई एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट पे जाके लगेगा, इसके बाद ये किसी प्रोडक्ट में और एंजाइम में बदल जाएगा, अंदर प्रोडक्ट में बदल जाएगा। व्हेन वी क्राफ्ट लाइक पॉकेट और सबस्ट्रेट हैव्स टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, दिस इज थस एंड द ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। एक ये देखिए जो कुछ शब्द बता रहा हूँ उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन, अब 2 चीज़, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेटरी। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि अगर वो ना हो तो भी काम चल जाएगा, ऑब्लिगेटरी उसको जुड़ना ही पड़ेगा भाई, उसको प्रोडक्ट में बदलना है तो एक्टिव साइट पे जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक्टिव साइट पे नहीं गए और एंजाइम वर्क कर दे और वो पहुंच जाए, नहीं। एंजाइम को वर्क करना है तो उसके एक्टिव साइट पे जाना पड़ेगा, एंजाइम की हेल्प लेना है तो उसके एक्टिव साइट पे फिट होना ही पड़ेगा। आई होप आप समझे होंगे। अब हम चलते हैं अगले। तो हम आगे पढ़ रहे थे
स्टैंड फॉर एंजाइम दिस कॉम्प्लेक्स। पहले तो ये बता देता हूँ, अगर देखिए अगर इसके अंदर क्या है, दो ग्राफ आपके पास, एक रेड सा दिख रहा होगा, एक थोड़ा सा इसको क्या कलर का नाम बोलते हैं, पिंक और शायद पर्पल, जो भी कलर है आप देख लीजिएगा। तो ए जो है ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रखा है, बीच का है वो ट्रांजिशन स्टेट आप देख सकते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट है। एक एक्टिवेशन एंजाइम है विदाउट एनर्जी, एक एनर्जी। यानी कि देखिए अगर मैं एक मॉलिक्यूल को बढ़ाना चाह रहा हूँ तो शायद अगर मेरे पास कैटलिस्ट नहीं है तो मेरे को उसको एनर्जी इतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर मेरे पास एंजाइम है तो मैं कम एनर्जी देके, मान लो कोई प्रोडक्ट है ए से बी में बन रहा है तो मेरे को 100 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बनने के लिए। पर मेरे पास एंजाइम है यानी कि कैटलिस्ट है मेरे पास, तो मैं उसको 2 किलो जूल एनर्जी दूंगा और एंजाइम उस काम को कर देगा। जहाँ 100 किलो जूल देनी पड़ी थी विदाउट एंजाइम, एंजाइम शायद तो 2 किलो जूल में ही काम कर देगा। तो उसने क्या किया कि उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है यानी कि प्रोडक्ट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर दिया, लेस कर दिया। हालांकि फाइनल तो दोनों का प्रोडक्ट बनना है, पर एक के अंदर एक्टिवेशन ज़्यादा है, एक के अंदर एक्टिवेशन कम है। अब आगे इसी को रिपीट करेगा पूरे को। द ट्रांजिशन फिनोमिना ड्यूरिंग द स्टेट वेयर द सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट इन न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि जो ई एस कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जहाँ के ऊपर ना तो प्रोडक्ट है ना वो रिएक्टेंट है। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग इज कम्प्लीटेड, जहाँ बॉन्ड टूटे और जुड़ेंगे, यहाँ नए पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड जुड़ेंगे। द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, इन अदर वर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रक्चर द प्रोडक्ट, द पाथवे ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड द ट्रांजिशन। अगर देखिए आपको प्रोडक्ट बनाना है तो ट्रांजिशन स्टेट तो आएगी फिक्स। आपको भाई कर्नाटक से या सॉरी महेंद्रगढ़ से या आपको हरियाणा से, और मैं कहूँ कि आपको हिमाचल जाना है हरियाणा से, या मैं मान लो लद्दाख जाना है, या भाई मान लीजिए आपको कहीं भी जाना है, ए भी जगह कहीं भी जाना है, आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको भाई हरियाणा से जम्मू कश्मीर जाना है, लद्दाख जाना है, तो भाई फिक्स है आपको पंजाब और हिमाचल इन दोनों में से किसी एक को तो क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सीधा यहाँ सोचो और अगले ही पल लद्दाख के अंदर हो। अगर आपको जाना है तो भाई ओबियस सी बात है पंजाब को या फिर चंडीगढ़ से हिमाचल क्रॉस करते हुए आप लद्दाख के अंदर एंट्री करो, या आप जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब जम्मू कश्मीर से होते हुए एंट्री करो, तो आपको किसी ना किसी एक स्टेट से तो गुजरना पड़ेगा और उसी स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो वो जो स्टेट है उसको ट्रांजिशन स्टेट है, और ऐसे एंजाइम भी काम करते हैं। देयर वुड बी मैनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट इम्प्लिक इन द स्टेटमेंट इट फैक्ट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आर अनस्टेबल। यानी कि जो ये है ये अनस्टेबल होता है। ये आपको पता है जब आप यात्रा करते हो ए से बी की तरफ और बीच में आप जब होते हैं तो आप सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। आपका एक मन करता है चल भाई वापस घर चल लें, या एक मन करता है आगे चलें, या फिर आप सोचते हो कहीं मेरे साथ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, कहीं मैं भटक ना जाऊँ। तो आपके मन में हज़ारों सी चीज़ होती हैं। ऐसे उस एंजाइम के पास भी है, उस ट्रांजिशन स्टेट में भी है, वो भी ऐसा ही है। आप जो भी कंपेरिजन करें तो सेल्फ से कंपेरिजन करके देखें तो शायद आपको जब रिलेट करोगे तो आप चीज़ों को समझने और अच्छे से उनको याद करने के लिए काम कर पाओगे। तो ऐसा उनके साथ होता है। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ मोलिक्यूल और स्ट्रक्चर। इवन कल बताया जिसके पास लेस एनर्जी वो हाईली स्टेबल। हैंस व्हेन वी लुक एट दिस पीरियोडिक यानी कि इस पिक्चर की तरफ देखते हैं, ग्राफ इट लुक्स लाइक समथिंग एज इन फिगर 9.6। जैसे देख द वाई एक्स रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल देखिए अब ये सबस्ट्रेट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आई है, प्रोडक्ट इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। अब ये आगे एक्सप्लेन करेगा। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन, यानी कि जो रिएक्शन चल रही है उसकी तरफ। द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट यू शुड नोटिस दैट टू थिंग, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी, ये मैंने आपको बता दिया। एट द लोअर लेवल एस रिएक्शन टू एक्सोथर्मिक। अब ये देखिए एक ये चीज़ याद कर लीजिएगा, जो ये इसने एग्जांपल दिया ना कि ये हाई है और ये लो है, तो इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैरी आउट हुई हैं। कौन सी रिएक्शन कैरी आउट हुई हैं? एक्सोथर्मिक। तो लाइन पढ़ने से ये फ़ायदा होता है, आप समझ तो जाते हैं चीज़ों को, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ग्राफ दे दिया जाए तो आपने पढ़ा होगा तो ही उसको आप बता पाओगे। अब हम चलते हैं आगे।
No need of supply heating in order to product, however whether exothermic और spontaneous reactions यानी कि जिनका डेल एच नेगेटिव हो। अब यार मैं को डेल एच के बारे में तो बताऊंगा नहीं, पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती हैं जो झटके के साथ हो सकती हैं। जो मान लीजिए ऐसा नहीं कि आपने लगाया और छोड़ दिया और वो सालों साल चल रहा है, या मतलब कोयला बनना है, लेट्स सपोज आपको डायमंड बनाना है, तो आपने एक पेड़ काटा, उसको दबा दिया और आप 10,000 साल इंतज़ार करो, उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं करेंगे। आपने स्याही ली, पानी में डाली, डालते ही पानी नीला हो गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरी आउट हो गई। आपने फायर ली, जैसे पेपर को पकड़ा, पेपर को बर्न कर, पेपर बर्न हो गया, ऐश की फॉर्मेशन, राख की फॉर्मेशन हुई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरी आउट हुई। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस, जो एक साथ हो जाए, एक बार में हो जाए, बिना रुके। थ्रू हायर एनर्जी लेवल टू ट्रांजिशन स्टेट, द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल एस में फ्रॉम दैट द रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने बीच का बताया, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जिसको ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो चाहिए। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन द एनर्जी बाय ब्रेकिंग द ट्रांजिशन मोर इजी। यानी कि क्या कहते हैं भाई, एंजाइम अगर आ गया तो ट्रांजिशन एनर्जी को लो कर देगा। ये मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बस अब तो हम लाइन पढ़ रहे हैं। सॉरी, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। देखिए, ई एस बना और ई एस से ई एक्स कॉम्प्लेक्स बना, यानी कि यहाँ तक इन दोनों के बॉन्ड, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, इसको रेड ले, मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन है यहाँ तक ई प्लस एस हुआ, जिससे ई एक्स कॉम्प्लेक्स बना, तो ई एस से ई प्लस एस में आ सकते हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अभी देखिए यहाँ तक ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। पर अगर एक बार ईपी की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि ईएस से ईपी, यानी कि एस के बॉन्ड टूट गए, सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूट गए और प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो वो हमेशा ईपी में ही जाएगा। अब यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से ये वापस कभी नहीं जा सकता। मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आपको बताया, आई होप आपने समझा होगा। अगर एक बार सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हुए हैं एंजाइम के साथ, तो वापस रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि अभी तक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटे नहीं हैं। पर एक बार अगर बॉन्ड टूट गए, यानी कि एक बार बॉन्ड टूट गए और नया बॉन्ड बने या फिर नया बॉन्ड बनने चल पड़े, तो ईपी की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि अब एंजाइम के साथ प्रोडक्ट बन चुका, तो बस एंजाइम को प्रोडक्ट रिलीज ही तो करना है। मेन कहानी तो यहाँ हुई है ना भाई, मेन कहानी तो यहाँ हुई है। तो ये इसके अंदर ये एक्सप्लेन करेगा कि एक बार अगर ई प्लस एस से ई एस बना तो रिवर्सिबल रिएक्शन कैरी आउट होगी, पर एक बार ई पी बन गया तो फिर ई प्लस एस नहीं बनेगा, फिर हमेशा ई प्लस पी ही बनेगा। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। एंजाइम ई हैज सबस्ट्रेट मोलिक्यूल, अरे यार ये लाइन ही कहीं और चली गई कोई नहीं, होता है कभी कभी होता है। ईच एंजाइम हैज ए सबस्ट्रेट बाइंड टू मोलिक्यूल सो दैट ए हाई रिएक्टिव एंजाइम स्टेट कॉम्प्लेक्स ई एस इज प्रोड्यूस दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव, बहुत छोटा होता है, एंड डिजोल्व इनटू द प्रोडक्ट में जल्दी बन जाते हैं। एंड द अनचेंज्ड एंजाइम, यानी कि एंजाइम बदलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एक इंटरमीडिएट क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स इज इसेंशियल फॉर कैटालिसिस, यानी कि ई एक्स का कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा जरूरी बनना है किसके लिए, अगर कैटालिटिक प्रोसेस चल रही है तो उसके लिए। अभी हमें बताएगा कि भाई कुछ फैक्टर क्या होते हैं, ये सब कुछ। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप। बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट, बिल्कुल होना चाहिए, फिट होना चाहिए बिल्कुल इस एक्टिव साइट में। ऐसा नहीं कि फिट नहीं हुआ और हिल डुल रहा है, सॉरी हिल डुल रहा है बोल रहा है मतलब उसके अंदर जा नहीं पाया, फिट नहीं हो पाया, आपका सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, नहीं, उसको टोटली फिट होना पड़ेगा। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू एंजाइम अल्टर द शेप, उसकी पहले शेप बदलेगा। फिटिंग मोर टाइटली, उसके चारों तरफ एंजाइम घूम जाएगा। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ क्लोज टॉप्सरोमेटली, उसके साथ जुड़ गया और अब उसके साथ कोई और चीज़ नहीं जुड़ पाएगी। सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कि ईपी की फॉर्मेशन करेगा।
यहाँ ई एस की फॉर्मेशन हुई, यहाँ ई प्लस एस की बात कर रहा है और यहाँ ई प्लस पी की बात करेगा। वही पीछे जो 4 स्टेप है उन 4 स्टेप को बस अब लाइन में बता रहा है। द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट इफ द रिएक्शन एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड अनदर, यानी कि अब ये दोबारा इसके साथ बाइंड करने के लिए तैयार हो जाएगा। द अनदर मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट एंड द रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन, दोबारा चल पड़ेगा। तो बेसिकली इसके अंदर यही बताया गया है कि भाई ये चेंज कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि भाई सबसे पहले ईपी की फॉर्मेशन होगी और ये वो फलाना ढिमकाना, तो इनको अब रिपीट कर रहे हैं। ये क्या करता है पता है, एनसीईआरटी का एक मात्र ऐसा चैप्टर है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो इसके अंदर पहले तो डायग्राम बताते हूँ, डायग्राम के बाद आप उसको एक्सप्लेन करके दिखाया। वो चैप्टरों के अंदर आपको ऐसे कभी नहीं मिलेगा कि पहले डायग्राम और फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करें। इसके अंदर ये है। अब देखिए कि भाई एंजाइम है तो वो भी कोई लिविंग थिंग के अंदर ही, तो उसके ऊपर धूप का फ़र्क पड़ेगा, उसके ऊपर टेम्परेचर का फ़र्क पड़ेगा, उसके ऊपर सेलिनिटी का फ़र्क पड़ेगा, उसके ऊपर पीएच का फ़र्क पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो क्यों नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ इसके अंदर दिखाएगा कि भाई कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनसे एंजाइम गड़बड़ा जाता है या एंजाइम भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाई चेंज इन द कंडीशन चेंज कर दो, विच कैन अलर्ट द टेट्री स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देता है। किससे, अगर टेम्परेचर बढ़ा दो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय या वो अनवाइंड हो जाएगी, उनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं वो टूट जाएंगे। दिस इंक्लूड्स द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ा दो खत्म हो जाएगी, या पीएच को बढ़ा दो या पीएच को कम कर दो, यानी कि एच की कंसनट्रेशन हाई कर दो या लो कर दो, उससे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ भाई उससे इफेक्ट पड़ेगा। चेंज इन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन और बाइंडिंग स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट द, भाई मान लीजिए कि आपके घर की चाबी है कोई ताले की, आपके घर की कोई ताले की चाबी है। अब मैं क्या करूं कि एक चाबी और लिया है, भाई आप उस चाबी से आपका घर खोल सकते थे और एंटर कर सकते थे। अब मैं क्या कहूँगा कि मैं कैसी चाबी ले आया जो आपके ताले के अंदर तो फिट बैठ गई पर उसे ताला खुला नहीं और वो ताला हो गया ब्लॉक। तो अब आप अपनी ओरिजिनल वाली चाबी उसके अंदर लगा पाओगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, वो चाबी उसके अंदर फिट है पहले, तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करते हैं पर प्रोडक्ट में तो कभी चेंज नहीं होंगे क्योंकि सबस्ट्रेट तो है नहीं। भाई सबस्ट्रेट तो है नहीं जो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए, तो उनके जैसे बिहेव करते हैं तो उस ई पी या ई एस को फॉर्मेशन करे रखेंगे, उस जो एंजाइम उसको ख़राब कर देंगे। जैसे आपका ताला ख़राब हो गया ऐसे ही उसको एंजाइम को ख़राब कर देते हैं। ऐसे कुछ केमिकल्स हैं, उनको पॉइजन्स वगैरह कहते हैं, मैं आगे बताऊंगा मैं आपको वो कैसे होते हैं क्या होते हैं। टेम्परेचर एंड पीएच की पहले बात करते हैं। एंजाइम जनरली फंक्शन इन द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, हमने पहले पढ़ा भाई 30-40 डिग्री के लगभग सब एंजाइम काम करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस है। ईच एंजाइम शोज द हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, हाँ भाई बिल्कुल कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच होगा तो उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच कहेंगे जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा वर्क कर पाएगा। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम। आप मान लीजिए आपका कोई एंजाइम 30 पे काम करता है 30 डिग्री सेल्सियस पे, आपने 40 कर दिया एंजाइम गड़बड़ा गया, आपने 20 कर दिया एंजाइम गड़बड़ा गया, तो आप कहाँ सही सबसे सही काम करोगे? जब आपका मेंटेन रहे टेम्परेचर। एंजाइम इन अ टेम्पोररी इनएक्टिव स्टेट वेयर द हाई टेम्परेचर, देखिए अगर ये कहता है अगर टेम्परेचर को आपने लो कर दिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूरी है। अगर टेम्परेचर आपने लो कर दिया तो टेम्परेचर लो होने से क्या होगा, एंजाइम फ्रीज, एंजाइम जम जाएगा। पर जैसे आप टेम्परेचर हाई करोगे थोड़ा सा बढ़ाओगे उसको ऑप्टिमम लेके आओगे, एंजाइम थोड़ा सा हिलने डुलने लगेगा और काम कर जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ किसी को मैंने जला ही दिया तो वो बचा ही नहीं भाई, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, वो तो खत्म हो गया, उसका तो मैटर ही खत्म हो गया, वो तो है ही नहीं। तो ऐसे ही एंजाइम्स आते हैं। अगर टेम्परेचर लो कर दोगे तो थोड़ा फ्रीज हो जाएगा, पर अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से हाई कर दोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नीचे कर दिया तो उसने वर्क फंक्शन छोड़ा, ऊपर कर दिया तो वो खुद ही छूट गया, वो खुद ही चला गया, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर। तो ऐसी ही कहानी इसके साथ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आप कहोगे ग्राफ क्या है? भाई ग्राफ बहुत कॉम्प्लेक्स है,
सच में बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ है। ये तो पीएच के कि भाई एक नैरो रेंज तक काम कर रहा है। ये आप देखिए एंजाइम की एक्टिविटी कहाँ पर है, ना तो ज़्यादा हाई पे ना ज़्यादा लो पे, ना सॉरी ना ज़्यादा लो पे ना ज़्यादा हाई पे, ये कहाँ पे है, मिड में सबसे हाई एक्टिविटी है। सेम एज टेम्परेचर, लो पर भी ज़्यादा नहीं है, हाई पर भी ज़्यादा नहीं है, मीडियम में सबसे बेस्ट। जो ये मीडियम है इसमें सबसे बेस्ट है। अब आते हैं वी वेलोसिटी, तो वी मैक्स बाई 2, ये एक वर्क फंक्शन है, ये मेनली फिजिक्स का काम है या फिर मैथमेटिक्स का काम है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये वी मैक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, कि एक एंजाइम की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकती है। तो इस कर्व के थ्रू हमें पता चलता है कि एक एंजाइम की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, वी मैक्स बाई 2। आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी आप इसको समझना चाहिए वो समझ लीजिएगा कि वी मैक्स बाई 2 उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। वो मैक्सिमम उस स्पीड से काम कर सकता है, उसको हम वी मैक्स कहते हैं। कि एक एंजाइम 1 मिनट में 1000 मॉलिक्यूल बना सकता है, तो उसकी वी मैक्स है कि अब उससे ज़्यादा वो नहीं बनाएगा। और जब हम इन चीज़ों को एज ए इक्वेशन लिखेंगे, इन इक्वेशनल फॉर्म में डालेंगे, वे तो थोरेटिकल बता दिया भाई मैंने कि 1000 मॉलिक्यूल बनाएगा 1 मिनट के अंदर, तो उसकी वी मैक्स आ गई। अब चाहे सब स्टेट आप लाख कर दो, वो तो 1000 ही बनाएगा भाई, उसकी कैपेसिटी इतनी है। आप चाहे कुछ भी कर लो, एक आदमी है वो 5 किलो उठा सकता है पत्थर, हाँ भाई आपको 2 किलो दोगे तो उठा लेगा, 3 किलो दोगे उठा लेगा, 4 किलो उठा लेगा। पर मैं कहूँ 8 किलो दे दो तो 8 किलो उठाएगा नहीं भाई, वो 8 में से 5 किलो ही उठाएगा, उसकी कैपेसिटी 5 की है, तो उसकी वी मैक्स ही 5 है, तो वो होती है वी मैक्स। पर अगर हम इसको एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ में अंदर लिखते हैं, तो उसको वी मैक्स बाई 2 करके, जैसे कि मैं आपको, ये मैथमेटिकल काम है, इसको थोड़ा बाद में समझेंगे, ये अच्छा टॉपिक है, इसको हम बाद में कवर भी करेंगे। फिलहाल मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलो इसको फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं उसको समझते हुए। आज मेरे को लगा टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।